नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में बात करते हैं ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन। ये ऐसे आर्थर मिलर ने लिखा था और ये एक उनकी कॉन्सेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न एज में जो जिस तरह का ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, जिस तरह की ट्रेजेडी होनी चाहिए, और ये प्रूव करने की कोशिश की कि हाउ कॉमन मैन कैन बी अ बिफिटिंग और अ सूटेबल कैरेक्टर फॉर बीइंग अ ट्रेजिक हीरो। अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो laid down by Aristotle as represented by the Greek classics and the concept of tragic man in modern world। और किस तरीके से कॉमन मैन की ट्रेजेडी भी उतनी ही सुटेबल है ट्रेजिक इफेक्ट को इवोक करने के लिए जैसे कि जो प्रिंसेस और किंग्स की थी। तो ये कॉन्सेप्ट को इन्होंने पूरे ऐसे में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने आर्ग्यूमेंट्स दे करके, ताकि जो ड्रामाज लिखने वाले थे उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करे, ताकि लोग उन ड्रामाज को एकदम से खारिज न कर दें कि ट्रेजेडी एक लोगों का माइंड में जो रहती है बात कि ट्रेजिक हीरो शुड बी अ किंग, शुड बी अ वॉरियर, शुड बी अ मैन ऑफ ग्रेट रिप्यूट। उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने चेंज करने के लिए यहाँ पे अपनी बात कही है। अब इससे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि क्लासिकल टाइम में कॉन्सेप्शन क्या थी। जैसे एरिस्टोटल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ एंड ट्रेजिक हीरो शुड बी अ ग्रेट पर्सन। ही कैन बी अ किंग और अ प्रिंस और अ वॉरियर और सम हाई रैंक ऑफिशियल इन आर्मी और सम पॉलिटिशियन, ताकि जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही जो फॉल अगर दिखाएंगे, उसकी ट्रेजेडी दिखाएंगे, तो वो जो इफेक्ट है, वो ट्रेजिक इफेक्ट है, उतना ही बड़ा, उतना ही ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लासिकल ट्रेजेडीज और पर्टिकुलरली शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में भी यही कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। अब आर्थर मिलर ने जब दोबारा से उनको रिव्यू किया कि हाउ फार दिस कॉन्सेप्शन इज अप्लीकेबल इन द मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम में कहां तक ये अप्लीकेबल होगा, तो इस पर अपने व्यूज दिए हैं, ताकि जो आगे वो अपना ड्रामाज लिखने वाले हैं जिसमें कि कॉमन मैन को एक ट्रेजिक हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगे in order to evoke the same intensity that a tragedy is known for। जिस तरीके से एक टिपिकल ट्रेजेडी होनी चाहिए जिसमें कि इमोशंस ऑफ फियर एंड पिटी और परगेशन की थियरी और वो इमोशनल इंटेंसिटी वो सब इवोक हो, वही उसका इम्पैक्ट आए, तो उसके लिए इन्होंने ये ऐसे लिखा है। अब टेक्स्ट की समरी में बताऊंगा आपको, बीच बीच में जहां पे इंपॉर्टेंट है तो उस पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर एक्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा। ऐसे कि स्टार्टिंग में एक एक्नॉलेज करते इस बात को कि हमारी जो पर्टिकुलर एज है मॉडर्न टाइम, वहां पर बहुत सारी ट्रेजेडीज अब नहीं लिखी जाती। क्या ऐसा है कि मॉडर्न टाइम में हीरोज है ही नहीं जिनकी ट्रेजेडी को शो किया जाए, उतनी ग्रेट रिप्यूट के या फिर उतनी ग्रेट इंटेंसिटी वाले कैरेक्टर्स नहीं है? अब क्योंकि किंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मॉडर्न टाइम में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैं सारी की सारी, तो वहां पे किंग्स और क्वीन अगर कहीं है, जैसे ब्रिटेन में है तो वो स्टैम्प हेड है, तो उनकी ट्रेजेडी और उनकी कॉमेडी उनकी लाइफ से ज्यादा मतलब है नहीं जिसको कि स्टेज पे दिखाया जाए। तो क्या ऐसा है कि वी डोंट हैव हीरोज इन अ रियल लाइफ, और या फिर ऐसा है कि जो मॉडर्न मैन है वो अपनी लाइफ में इतना रैशनल हो चुका है, इतना इमोशनली बैंकरप्ट हो चुका है कि वो ट्रेजेडी की जो इमोशंस है, पिटी और फियर, शायद वो उनसे इनसेंसिटिव है, और जब वो इनसेंसिटिव है या रैशनल है तो फिर वो ट्रेजेडी के लिए एक बिफिटिंग कैरेक्टर भी नहीं है, और इसलिए ट्रेजेडीज कोई लिख नहीं रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया है। उसके साथ एक बात और भी कही है दैट द ट्रेजिक मोड इज आर्केइक, फिट ओनली फॉर द वेरी हाईली प्लेस्ड किंग्स और द किंगली, and where this admission is not made in so many words, it is often implied। But this is no denying the fact that the people have been of this opinion। जितने भी ड्रामेटिस्ट है मॉडर्न टाइम में, या फिर जितनी ऑडियंस है जो ड्रामा लविंग ऑडियंस है या पर्टिकुलरली ट्रेजेडी लविंग ऑडियंस जो है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि किंग्स और क्वीन और प्रिंस और एक हाई रैंक का आर्मी ऑफिसर या फिर अ मैन ऑफ ग्रेट रिप्यूट, ये ही ट्रेजेडी के लिए बिफिटिंग कैरेक्टर है। तो इनको लगता है कि दिस मोड इज आर्केइक। आर्केइक मतलब अब ये पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन्ड। शायद ये भी लगता है कि जब क्योंकि ट्रेजिक हीरो वो किंग्स और क्वींस और प्रिंस ये थे, तो अब क्योंकि है नहीं तो कौन देखेगा ट्रेजेडी। अब कॉन्सेप्ट नहीं है किंग्स और क्वींस का,
हीरोज का, तो उस तरह से कौन देखेगा। तो इस बात को या तो आप ऐसा माना जा रहा है या फिर implied है। When people are asked what is the reason that many people are not writing tragedies, तो या तो वो कह दे रहे हैं या फिर ये implied है। ये खुद क्या बिलीव करते हैं, इनका क्या बिलीफ है उसमें। I believe that the common man is as apt subject for tragedy in its highest sense as kings were। अब ये उनके हाइपोथेसिस है, ये आर्ग्यूमेंट है, मेन आर्ग्यूमेंट इस ऐसे का यही है that he wants to prove that common man is also very suitable for becoming a tragic hero as kings or princes or men of great repute or army officials were in ancient या classical tragedies। क्योंकि अगर आप tragedies of Seneca, यूरिपिडीज और एस्काइलस इन लोगों की देखोगे या फिर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज देखोगे तो उनमें सब में एक ही कॉमन फैक्टर है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो he belongs to some high repute, चाहे वो किंग है, प्रिंस है, आर्मी ऑफिशियल है या एक बहुत बड़ी एस्टेट उसका मालिक है, whatever। तो अब यहां पे उस चीज को निगेट कर रहे हैं कि दिस फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई इन द मॉडर्न सेंस। मॉडर्न एज डिफरेंट है, सेंटिमेंट्स डिफरेंट हैं, ऑडियंस डिफरेंट है, टेस्ट अलग है, लिटरेचर की जो पैटर्न है वो सब कुछ अलग है। तो आज की तारीख में एक कॉमन मैन को एक ट्रेजिक कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया जाए तो वो भी बिल्कुल उतना अप्लीकेबल होना चाहिए, होगा। उसको आप प्रूव करेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहला जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया दैट ऑन द फेस ऑफ इट दिस ought to be obvious that the light of modern psychiatry which bases its analysis upon classical formulations such as Oedipus। जो मॉडर्न साइकाइट्री है और जो चीजें इंसान की लाइफ में ट्रेजेडी लेकर के आती हैं वो कुछ मेंटल स्टेट्स हैं, उनकी वजह से वो जो पैथोस है लाइफ में वो वही सेम है जैसे कि किंग्स और क्वींस या फिर उन बड़े कैरेक्टर्स की लाइफ में था। तो अब जैसे कि इडिपस कॉम्प्लेक्स, अब इडिपस, हु इज इडिपस? इडिपस वाज अ मिथिकल ग्रीक किंग ऑफ थीब्स, अ ट्रेजिक हीरो इन द ग्रीक मिथोलॉजी। Oedipus fulfilled a prophecy that he would end up killing his father and marrying his mother, thereby bringing disaster to his city and family। और Oedipus complex क्या है? A desire for sexual involvement with the parent of the opposite sex, यानी सन की मदर के लिए एक सेक्सुअल डिजायर, उस सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो एक ऑपोजिट या राइवल की तरह प्रेजेंट होता है। तो अब वो इस इडिपस कॉम्प्लेक्स को लेकर के कह रहे हैं कि ये इस तरह की साइकोलॉजिकल स्टेट इज आल्सो प्रेजेंट इन अ कॉमन मैन एंड इफ इट इज देयर सो इट आल्सो लीड्स टू हिज ट्रेजेडी। जहां जहां पर भी ये इडिपस कॉम्प्लेक्स उस कॉमन मैन के अंदर भी है, सो दिस इनवेरिएबली ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजेडी। तो अगर ये सेंटिमेंट्स को लेकर के ट्रेजेडी तब लिखी गई थी तो वो सेंटिमेंट्स की अगर बात है तो वो तो कॉमन मैन में भी है। एक उनका आर्गुमेंट यहां पर है। इडिपस या फिर ओरेस्टीज। ओरेस्टीज कौन थे? इन ग्रीक मिथोलॉजी ओरेस्टीज वाज द सन ऑफ एगेमेम्नन एंड क्लाइटेमेनेस्ट्रा एंड द ब्रदर ऑफ इलेक्ट्रा। ओरेस्टीज कौन है? इन ग्रीक मिथोलॉजी ओरेस्टीज was the son of Agamemnon and Clytemnestra and the brother of Electra. He goes mad after killing his mother and is pursued by Erinnys, whose duty is to punish any violation in the ties of family piety. When Agamemnon was away in Trojan War, Clytemnestra had an affair, and when he came to know, he wanted to kill his mother. So, a feeling for killing the mother is the Orestes complex. ये कॉम्प्लेक्स जो इनके नाम से है वो क्या है? अ डिजायर टू किल हिज मदर। अब इस डिजायर के चलते इट ब्रॉट आउट हिज ट्रेजेडी। वो किस तरीके से? अल्टीमेटली ही गोज मैड, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज ओन इमोशनल स्टेट एंड एज सच ही met his tragedy because of such emotional imbalances in the character. Tragedy arises. अब ये ऐसा होगा कि this will be there in the kings or queens or in the man of great repute, तो ऐसा तो गलत है। These sentiments or these emotional imbalances can also be there in the common man. जब common man में हो सकते हैं तो फिर और उसकी वजह से अगर ट्रेजेडी होनी होगी तो वो तो कॉमन मैन की भी हो जाएगी। तो यहाँ पे उस चीज को केयर, इफ दीज कॉम्प्लेक्सेस वर इनेक्टेड बाय दीज रॉयल बीइंग्स and but also they apply to everyone in a similar emotional states। अब क्योंकि ये जो ऐसे sentiments हैं they apply to everyone
If these emotional imbalance can bring out a tragedy of a king, so this emotional imbalance can also cause a tragedy of a common man. अगर इन इमोशनल इम्बैलेंसेज या इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ही ट्रेजेडी है, क्योंकि है, तो ये तो कॉमन मैन में भी आपको प्रेजेंट मिल सकते हैं। उसकी बात यहां पे कही। दूसरी बात, द क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेडी इन आर्ट इज नॉट एन इशू। We never hesitate to attribute to the well-placed and exalted very same mental processes as lowly royal beings के लिए applicable है वही emotional state और उसके repercussions वो lowly मतलब क्या, common man या ordinary man के लिए भी applicable हैं। तो आगे की बात ये क्या कहते हैं? If the exaltation of tragic action were truly the property of the high-bred character alone, it is inconceivable that the mass of mankind should cherish tragedy above all other forms। अगर जिस सेंटिमेंट को मैं फील ही नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो उस सेंटिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं? लिटरेचर को हम क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि उसमें जो सेंटिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कॉमन मैन की लाइफ का, यानी एवरीवन्स लाइफ का वो एक रिप्रेजेंटेशन है। वी ऑलवेज हैपन टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू कैरेक्टर हु इज सफरिंग ऑन द स्टेज। वो कैरेक्टर चाहे ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली और ही बिलोंग्स टू अ लो ब्रेड फैमिली। इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द इमोशंस, उनका वो कॉमन है। वो कह रहे हैं अगर ये नहीं होते, सो ये बात सोचना ही बिल्कुल बेकार है कि कॉमन मैन या मैस ऑफ मैनकाइंड उन सब ने इनवेरिएबली ट्रेजेडी को लाइक किया है। व्हाई शेक्सपियर से ट्रेजेडीज वर वेरी पॉपुलर इन द कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल हैं, राजा तो है नहीं वो। अगर राजा की उस लाइफ को दिखाओगे जिस लाइफ से या जिन सेंटिमेंट से आज इंसान, एक नॉर्मल इंसान का कोई लेना देना है नहीं, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे और एज सच यू विल नॉट relish it, cherish it, उससे आप एंजॉय नहीं कर सकते। लिटरेचर का सीधा सीधा एक रूल ये होता है कि हम तभी एंजॉय करते हैं किसी चीज को जब हमें अपनी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है। क्यों हमें मूवीज में ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर हु इज सफरिंग इज द सेम कैरेक्टर हु इज सफरिंग इन मी? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग आउट द ट्रेजेडी ऑफ द किंग्स और द मैन ऑफ हाई रिप्यूट इन ऑल दीज ट्रेजेडीज। वो ट्रेजेडीज ये नहीं थी कि वो दे वेंट इन सम बैटल एंड देन दे वर किल्ड एंड दैट ब्रॉट द ट्रेजिक इफेक्ट। नहीं, द वे दे सफर्ड बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन देयर साइकिक स्टेट, उस एलिमेंट से वो ट्रेजेडी और ट्रेजिक इफेक्ट क्रिएट किया। तो कह रहे वो तो कॉमन मैन में भी है। नहीं, अगर नहीं ऐसा होता तो एक लार्ज ऑडियंस वो उन ट्रेजेडीज को, किंग्स की ट्रेजेडीज को कनेक्ट नहीं कर पाती और एंजॉय भी नहीं कर पाती। अब फिर वो आगे कह रहे हैं कि इफ द ट्रेजिक फीलिंग इज इवोक्ड इन अस व्हेन वी आर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैरेक्टर हु इज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ टू सिक्योर वन थिंग दैट इज हिज सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी। यानी कि सारी ट्रेजेडीज में एक कॉमन बात इन्होंने निकाली है। आज तक की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं उनको स्टडी करने के बाद में एक चीज कॉमन निकाली है कि वो जो ट्रेजिक हीरो है, व्हाई ही सफर्ड? बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू सबमिट, ही वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर बिफोर द कॉस्मोस या स्कीम ऑफ कॉस्मोस। He wanted to assert his own individuality। जो उसकी डिग्निटी है, उस डिग्निटी को बचाने के लिए वो लड़ता रहा। जो फीलिंग है, जो ट्रेजिक फीलिंग है, वो कब अराइज होती है? जब हम देखते हैं कि उस कैरेक्टर में एक इंस्टिंक्ट है टू सिक्योर द थिंग दैट इज सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी। जितने भी ट्रेजिक कैरेक्टर्स हैं उनमें एक ही चीज कॉमन है, दे वांटेड टू सस्टेन द डिग्निटी, द पर्सनल डिग्निटी, और उसमें उन्होंने सबमिट नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, एंड एज सच द कैप्टन सफरिंग एंड दैट हैज ब्रॉट आउट द ट्रेजिक इफेक्ट। तो ये तो कॉमन मैन में भी अप्लीकेबल है। जहां जहां पे जिस पर्सन ने अपने आप को सबमिट नहीं किया उस लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स के सामने, he has met with the tragedy. So the essence lies there in not surrendering before the will। जो एक बिगर स्कीम ऑफ थिंग है, वहां पे जब आपने सबमिट नहीं किया तो वो, जैसे कि आप मूवीज में देखते हो कि एक कॉमन मैन, एक जो ईमानदार आदमी है, why he meets his tragedy because he happens to take the stones against some scheme, some institution
which is way bigger than his reach. इसके एग्जाम्पल्स वो कह रहे हैं हर जगह आपको मिल जाएंगे, जैसे कि Orestes to Hamlet, Medea to Macbeth. Who is Medea? Is the daughter of King Aeetes in the myth of Jason and Argonauts. She aids Jason in his search for golden fleece. Medea later marries him and eventually kills their children. तो एक सॉर्सरस के तौर पर मेडिया को जाना जाता है। उसकी जो ट्रेजिक फ्लॉ या फिर उसके जो एक इमोशनल इम्बैलेंस है वो क्या है, एक जो अर्ज है, अर्ज फॉर मिसचीफ which brings about her tragedy. So underlying struggle is that the individual attempting to gain his rightful position in his society. जो भी वो चाहते हैं, जो भी जिस तरह का मेंटल मेकअप है, उसको साथ में रख करके उस सोसाइटी में उस एक बड़ी स्कीम जो है, बिगर स्कीम जो है, उससे पंगा लेते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, सरेंडर नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई दे मीट देयर ट्रेजेडी। वो क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे हैव सम फ्लॉज, और वो अल्टीमेटली वो फ्लॉज ही हैं जो उनकी ट्रेजेडी तक उनको पुश करते हैं। समटाइम्स ही इज वन who has been displaced from it, sometimes the one who seeks to attain it for the first time, but the faithful wound from which the inevitable events spiral is wound of indignity. अब कई बार क्या होता है कि when he comes face to face with the bigger picture, so he is defeated, and sometimes he does not know the paucity, और कई बार he fails to evaluate the paucity of the situation. जो एक्सट्रीमिटी है उस सिचुएशन की, उसको वो असेस नहीं कर पाता या फिर उसको इवेल्युएट करने में फेल हो जाता है, एंड ही इज एंटेंगल्ड। क्यों ट्रेजेडी हुई? क्योंकि he could not suffer the wound to his indignity, because he always wanted to secure the dignity of his position. सोशल डिग्निटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ट्रेजेडी देन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन्स टोटल कंपल्शन टू इवेलुएट himself justly. This is where the tragic feeling or tragedy arises when he is compelled to evaluate his rightful position in the society. जब उसको लगने लगता है कि ये गलत है और I will fight against it, बिना सोचे बिना समझे कि उसका रेपरकशंस क्या होंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो वहां से उसकी ट्रेजेडी फिर निकलती है। सो अकॉर्डिंग टू आर्थर मिलर, द ट्रेजेडी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन्स टोटल कंपल्शन टू इवेलुएट हिज पोजीशन इन द सोसाइटी। जब वो उसको ये लगता है कि मैं सही हूं, जो भी वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, एंड आई वुड फाइट अगेंस्ट ऑल द फोर्सेस विच आर डोमिनेटिंग दिस राइटफुल पोजिशन और विच आर सप्रेसिंग दिस राइटफुल पोजीशन, वहां पर वो ट्रेजेडी उनकी होती है। कह रहे कि ये तो फिर कॉमन मैन में भी, ये इंस्टिंक्ट जो होती है लड़ने की, ये तो कॉमन मैन में भी है। व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही हैज टू फाइट अगेंस्ट सम बिगर स्कीम ऑफ कॉस्मोस, उस प्रोसेस में क्या होता है, देयर बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग। अब मॉर्टल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी जो कैरेक्टर की कुछ फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज बाहर निकल करके आते हैं और इन जिनकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है। In the sense of having been initiated by himself, the tale always reveals what has been called his tragic flaw. अब initiated by the hero himself, मतलब when the person realizes that I am a hero and I will fight against the injustice being done to me or the society, उसमें अगर वो इंसान की तरह प्रेजेंट करोगे, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट करोगे, सो ही विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट सम वीकनेसेस, सम फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर, जिन फ्लॉज को वो इवेल्युएट करना, या ही डज नॉट रिमेन कॉन्शियस ऑफ दोज फ्लॉज, और वो फ्लॉज ही हैं जो उसकी ट्रेजेडी तक उसको पुश करते हैं। एंड फेलिंग दैट इज नॉट पेक्यूलियर टू ग्रैंड और एलिवेटेड कैरेक्टर्स। अब वो ट्रेजिक फ्लॉ जो है, ट्रेजिक फ्लॉ तो किसमें नहीं है, and it is not reserved only to heroes of great repute like king or man of great repute, great politician. तो उनमें तो सिर्फ उन तक ही तो नहीं है, ये तो कॉमन है। A common man is also full of many blemishes. बहुत सारी कमियां उसके अंदर हैं, लेकिन जब उसको एहसास ना हो कि कौन सी कमियां हैं और वो किसी एक बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स के अगेंस्ट लड़ रहा होता है, तो वो कमियां उसको उसकी ट्रेजेडी तक पुश कर देती हैं। कह रहे ये जब कॉमन मैन में भी प्रेजेंट है, कॉमन मैन के लिए बिल्कुल कॉमन है ये, सो व्हाई कॉमन मैन इज नॉट अ सुटेबल कैरेक्टर फॉर बिकमिंग अ ट्रेजिक हीरो। हिज इनहेरेंट अनविलिंगनेस टू रिमेन पैसिव इन द फेस ऑफ व्हाट ही कंसीव्स टू बी अ चैलेंज टू हिज डिग्निटी, हिज इमेज इन द राइटफुल स्टेटस। सो अभी जो कहा कि हिज
total compulsion to assert his individuality in the society or to assert his rightful position। जहां पर यह बात रहती है कि जो अंदर से एक अनविलिंगनेस है, एक इनहेरेंट अनविलिंगनेस है टू रिमेन पैसिव, मतलब ही डज नॉट वांट टू रिमेन पैसिव इन एनी सिचुएशन। जिस चीज से उसने पंगा लिया है उसके खिलाफ वो पैसिव नहीं रहना चाहता। जब ये बात उसको कंपेल करती है और उसी के साथ साथ ही रिमेन्स अनकॉन्शियस ऑफ सर्टेन डिमेरिट्स इन हिज कैरेक्टर और सम फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर। तो एक तो उस स्कीम ऑफ थिंग का बड़ा होना और उसके कैरेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फ्लॉज हैं उनका कॉन्शियस ना होना, ये उसकी ट्रेजेडी तक उसको पुश कर देते हैं। और ये चीज कॉमन मैन के लिए भी बड़ी एप्लीकेबल है, जिसने पहले अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि वॉट एवर इज हैपनिंग सो लेट इट हैपन, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। उसकी लाइफ में तो कोई ट्रेजेडी नहीं है। जितने भी आपके फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए, इफ दे थॉट दैट दे कुड नॉट डिफीट द एनिमी सो nothing could happen to their life. But those people who were deterrent, who were very resilient, they realized that they would assert their personality in the face of wrongs that were being done to them by the opponent. So ultimately they met their tragedy also. So only the passive, only those who accept their lot मतलब destiny without active retaliation are flawless। जब आप लड़ोगे ही नहीं तो आपकी कमियां बाहर ही नहीं आएंगी। बाहर तभी आएंगी जब आपने लड़ने का सोचा है, तभी आपकी जो लूप होल्स हैं वो सब रिफ्लेक्ट होंगे। वो लूप होल्स ही हैं जो आपके ट्रेजेडी तक ले जाते हैं। तो जो पैसिव रहते हैं उनकी लाइफ में तो कोई ट्रेजेडी नहीं है। कह रहे मोस्ट ऑफ अस आर इन दैट कैटेगरी। क्यों मॉडल लाइफ में वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहा है आसानी से, क्योंकि ज्यादातर हम कैटेगरी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सेकंड वाली। मोस्ट ऑफ अस रिमेन पैसिव इन द फेस ऑफ सम डायर कैलेमिटी। व्हेन समथिंग अनजस्ट इज हैपनिंग बिफोर आवर आईज वी अवॉइड इट, वी क्लोज आवर आईज थिंकिंग दैट इट इज नॉट हैपनिंग। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सरेंडर नहीं करते और दे रिमेन फर्म अगेंस्ट द सिचुएशंस व्हिच डिग्रेड देम, क्योंकि उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उस सेल्फ रेस्पेक्ट के अगेंस्ट वो बात जाती है विच दे कैन नॉट टॉलरेट, जिसको कि वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ही नहीं। और उस एक्शन के प्रोसेस में एवरीथिंग वी हैव एक्सेप्टेड आउट ऑफ द फियर ऑफ इनसेंसिटिविटी और इग्नोरेंस इज शेकन बिफोर अस एंड इज एग्जामिन्ड। और जो उस प्रोसेस है, प्रोसेस वो लड़ने की, यानी उस लड़ाई में एवरीथिंग इज एग्जामिन्ड, एवरीथिंग इज एग्जामिन्ड। वी हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि कम व्हाट में वी विल फाइट। उस प्रोसेस में हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारी सारी चीजें इवेल्युएट की जाती हैं। जैसे आप जो बॉलीवुड की मूवीज देख लीजिए, जब हीरो विलन के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देता है तो विलन क्या ढूंढता है कि लूपहोल्स क्या हैं, इसके कमजोरियां क्या क्या हैं। तो ट्रेडिशनली अपने 90s 70s की मूवीज में देखा होगा कि हीरो की सिस्टर, मदर या फैमिली, इन लोगों को उठा लिया जाता था और क्या अब बताओ भी क्या करना चाहते हो। बिकॉज ऑफ दीज वीकनेसेस विलन हैड एन अपर हैंड, यही होता था। यहां पे विलन इज द स्कीम ऑफ थिंग। व्हेन द कैरेक्टर फाइंड्स हिमसेल्फ against the bigger scheme of things, he also comes in under the scanner and his loopholes, his weaknesses are also reflected। वो सारी बाहर आ जाती हैं क्योंकि वो एक्ट कर रहा है तो फिर उसकी कमियां बाहर आएंगी। उसको कह रहे हैं कि they examined and from this total onslaught by an individual against a seemingly stable cosmos surrounding us, from this total examination of the unchangeable environment comes the terror and the fear that is classically associated with the tragedy। असली बात क्या है, लड़ने में आपको चैलेंजेस मिलेंगे। वो चैलेंजेस जब आप कॉन्शियस ना हो तो फिर वो आपकी ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं। और उस लड़ाई से ही वो हारना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द वे ही हैज फॉट और ही इज फाइटिंग एंड द इफेक्ट दिस फाइट इज क्रिएटिंग। वो जो लड़ाई करते हुए जो ट्रेजिक इफेक्ट क्रिएट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन ही हैज टेकन अ स्टांस अगेंस्ट द इनजस्टिस और द डेंट टू हिज पर्सनैलिटी और टू हिज सेल्फ डिग्निटी, तब से वो सफर करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी कमियां भी बाहर आने लगती हैं। और वो जो प्रोसेस है लड़ाई, वो स्ट्रगल, that struggle is very much important to create the tragic effect. More important from this total questioning of what has previously been unquestioned, we learn, and such a process is not beyond the common man.
और जब ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी जब अंडर द स्कैनर आती है, जब हमारी पूरी पर्सनैलिटी को एग्जामिन किया जाता है कि हाउ फार वी आर केपेबल ऑफ डिफीटिंग द एनिमी, हियर एनिमी इज द बिगर कॉस्मोस, द स्कीम ऑफ थिंग्स। अब जैसे माइकल हेंचर्ड की डेस्टिनी, माइकल हेंचर्ड जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, he was fighting not with certain people, he was fighting against the destiny which he could not evaluate properly। शायद उसको पता नहीं चल पाया कि डेस्टिनी कितनी बिगर, अब क्योंकि बस उसने उस डेस्टिनी के अगेंस्ट सरेंडर नहीं किया और he kept on fighting and in the process of fighting जो भी उसकी कैरेक्टर की फ्लॉज थी वो बाहर निकल के आए and then he met his tragedy। उस प्रोसेस के साथ ही हमारी पूरी सिंपैथी उसके साथ रहती है। ये प्रोसेस तो कॉमन मैन के साथ भी एप्लीकेबल होती है। सो अगर ये प्रोसेस कॉमन मैन के साथ भी एप्लीकेबल होती है तो व्हाई कॉमन मैन इज नॉट a befitting character for becoming a tragic hero? So insistence upon the rank of a tragic hero or the so-called nobility of the character is really but a clinging to the outward forms of tragedy। तो जो पुरानी सोच है वो कह रहे हैं कि अगर रैंक की जहां तक बात है कि ट्रेजिक हीरो शुड बी अ मैन ऑफ ग्रेट रिप्यूट और ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, कह रहे ये सिर्फ क्या है कि वो आउटर फॉर्म, एक आउटर फॉर्म ट्रेजिडी की हमने एक शेल बना दी है कि ट्रेजिक हीरो मतलब एक बहुत बड़ा आदमी, तो वो कह रहे आउटर फॉर्म से हमने एसोसिएट कर दिया गया है। अ रियल ट्रेजेडी हैज नथिंग टू डू विद अ कैरेक्टर बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली और बिलोंगिंग टू अ लो क्लास फैमिली। द रियल ट्रेजिक इफेक्ट इज इवोक्ड व्हेन ही फाइट्स अगेंस्ट द स्कीम ऑफ थिंग ही फेल्स टू अंडरस्टैंड। इफ रैंक और नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर वाज इंडिस्पेंसिबल देन इट वुड फॉलो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ दोज विद रैंक वर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेजेडीज। जो जैसे पहले उन्होंने कहा कि अगर वो इमोशंस सिर्फ लोगों तक, रॉयल पीपल तक ही होते तो कॉमन मैन उसको एंजॉय कर ही नहीं पाते, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाते तो एंजॉय भी नहीं कर पाते। उसी चीज को दोबारा से कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक बड़े लोगों की ही प्रॉब्लम होती तो सिर्फ सारी ट्रेजेडी एक टाइप की होती, उनमें सिर्फ जो प्रॉब्लम्स होती है वो बड़े लोगों की ही होती है और फिर छोटे लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट कर ही नहीं पाते। बट श्योरली द राइट ऑफ वन मोनार्क टू कैप्चर द डोमेन ऑफ अनदर नो लॉन्गर रेजेस आवर पैशंस नॉर आर आवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस दैट दे वर इन माइंड ऑफ एन एलिजाबेथन किंग। अब पहली बात तो कह रहे हैं कि अब रियल ट्रेजेडी के लिए वी डोंट रिक्वायर दैट द एक्चुअल बैटलफील्ड्स आर रिक्वायर्ड, कि जहां पे बड़े बड़े जो बैटल लड़े जाएं और उसमें अल्टीमेटली वो राजा जो है वो हार जाए तब वो ट्रेजेडी हो। कह रहे हैं वो तो पहले भी नहीं था। अगर शेक्सपियर के टाइम की बात देखें तो वहां पे भी एक्सटर्नल एक्शन जो था वो सिर्फ बता दिया जाता था, नरेट कर दिया जाता था। इट वाज नॉट शोन ऑन द स्टेज बिकॉज इट वाज नॉट डिजायरेबल। द रियल ट्रेजेडी इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट ड्यू टू द एक्सटर्नल एक्शन। रियल ट्रेजेडी जो थी वो किस वजह से थी? इंटरनल एक्शन, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कैरेक्टर के अंदर, बिकॉज ऑफ हिज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नॉट एज अ मैन ऑफ रैंक। कह रहे कि ना तो वो उस तरह की जो लड़ाई है, एक्सटर्नल एक्शन हमारी उस पैशंस को इवोक कर सकता है, और ना ही हम एलिजाबेथन एज में जी रहे हैं जिसको कि हम अभी मानेंगे, क्योंकि वो टाइम था वहां पे किंग और क्वींस थे। अब वो किंग और क्वींस ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर है तो वो स्टैम्प हेड की तरह है। तो फिर उस तरह की चीज कैन नो लॉन्गर प्लीज अस। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उन प्लेज में? द क्वालिटी इन सच प्लेज दैट डज शेक अस। क्या चीज थी जो कि हमें अंदर से पूरा झकझोर कर देती है? क्यों हम उन सारी क्लासिकल जो ट्रेजेडीज हैं उनको इतना चेरिश करते हैं? क्यों? क्योंकि it derives from the underlying fear of being displaced, the disaster inherent of being torn away from our own chosen image of what we and who we are in this world। ये थी जो वो कैरेक्टर जो था, कैरेक्टर वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द थिंग विच वॉज रेडी टू डिस्प्लेस हिम फ्रॉम द इमेज। जो वो इमेज थी उसकी इनहेरेंट इमेज, उसे ये डर था कहीं वो इमेज उससे ना छिन जाए। अब इमेज से मतलब क्या है कि जो मुझे लगता है कि सही है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो तो फिर कॉमन मैन के यहाँ भी मिलती है आपको। अमंग अस टुडे दिस फियर इज स्ट्रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि अगर मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न मैन की हम बात करें तो वो जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग आवर इमेज, जो इमेज हमने अपने लिए बनाई है वो इमेज नहीं जो कि लोगों ने हमारी बनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इमेज चेंज भी कर सकते हैं अपने माइंड में, वो फ्लिकरिंग है, लेकिन जो एक इमेज हमने अपने लिए बनाई होती है हम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते।
क्योंकि वो इमेज हमारी एक डिग्निफाइड इमेज है हमारी नजरों में। अगर उससे कॉम्प्रोमाइज करेंगे सो वी कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप की आ जाएगी, और उसी को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सारी लड़ाई उसी के लिए रहती है हमारी। इनफैक्ट इट इज द कॉमन मैन हु नोज दिस फियर बेस्ट, और उनको लगता है कि शायद ये कॉमन मैन के साथ तो सबसे ज्यादा है और कॉमन मैन सबसे अच्छे तरीके से इसको जान सकता है, इस फियर को। Now if it is true that tragedy is the consequence of man's total compulsion to evaluate himself justly, his destruction in the attempt posits a wrong or an evil in his environment. अब क्योंकि हम अगर ये मानते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो की लाइफ में जो ट्रेजेडी है वो इसलिए है बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू सरेंडर हिज डिग्निफाइड इमेज। उसके सामने एक अजीब सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिसको कि उसे फेस करना है। उस फेस करने में उसके अंदर की जितनी भी सो कॉल्ड फ्लॉज हैं वो बाहर सरफेस हो जाते हैं, और शायद ही इज अनअवेयर ऑफ दोज फ्लॉज, और बिकॉज ऑफ दिस अनअवेयरनेस ऑफ दीज फ्लॉज ही मीट्स हिज ट्रेजेडी। सो ये चीज तो कॉमन मैन की लाइफ को भी अगर आप इवेल्युएट करते हो, या उन लोगों की जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया उनकी लाइफ में आप बिल्कुल कॉमन पाओगे। वो जो फ्लॉज हैं, फ्लॉज वो मेटाफिजिकल हैं, दे आर बियॉन्ड द ह्यूमन रीच। द ट्रेजिक राइट इज द कंडीशन ऑफ लाइफ, कंडीशन इन विच द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज एबल टू फ्लावर एंड रियलाइज इटसेल्फ। और उस कंडीशन ऑफ लाइफ में ही जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो फ्लावर होती है। ट्रेजेडी फिर क्या करती है? ट्रेजेडी एनलाइटन्स and it must, in that it points the heroic finger at the enemy of man's freedom. The thirst for freedom is the quality in tragedy which exalts. The revolutionary question of the stable environment is what terrifies. In no way is the common man debarred from such thoughts, such actions. So tragedy enlightens and it points the heroic finger at the enemy of man's freedom. Tragedy क्या करती है फिर? इंसान को enlighten करती है that where he stands and whether he exists really, and if he comes across these questions so he evaluates himself. अब वो एक रीजन और भी बताते हैं यहाँ पे कि why there are not many tragedies written in modern life, modern age. वो शायद इसलिए है क्योंकि modern literature has taken toward a purely psychiatric view of life. जो सिगमंड फ्राइड की जो थियरीज हैं, जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स या स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजिकली, उनकी जो थियरी है, या फिर जो ग्रोइंग रैशनैलिटी है, जो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म अबाउट द थिंग्स, द स्कीम ऑफ थिंग्स, वो हावी हो चुकी हैं और उन्होंने पूरी लाइफ का जो एक एटीट्यूड होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। That's why there are not many tragedies written. लेकिन वो कह रहे हैं कि if all our miseries and indignities are born and bred within our minds, then all actions, let alone the heroic action, is obviously impossible. अब कह रहे हैं कि अगर वो सारी मिजरीज, जैसे कि साइकाइट्रिक व्यू ऑफ लाइफ है कि everything is there in your brain, if they are conceivable only in the mind, तो किसी भी तरह का एक्शन पॉसिबल नहीं है। जिस पर्सन ने उस सारी प्रॉब्लम्स को माइंड में सोच लिया एंड देन ही इज फाइटिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स थ्रू इन द माइंड ओनली, ही बिकम्स न्यूरोटिक, इट इज द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी, कि अगर ऐसा होता तो कोई आउटर एक्शन, हीरोइक एक्शन की तो बात ही छोड़िए, कोई भी किसी तरह का एक्शन पॉसिबल नहीं था। इफ वी आर एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग, सो वो ये इसलिए है क्योंकि ऑल दोज मिजरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, द इंडिग्निटीज आर नॉट सिंपली इन आवर ब्रेन, दे अफेक्ट आवर एक्चुअल लाइफ ऑल्सो, and as such we want to drive those things away in order to assert our real dignity. So एक बात तो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि it is not the psychiatric view of life. दूसरी बात ये है कि in society alone is responsible for cramping out our lives, then the protagonist must needs be so pure and faultless as to force us to deny his validity as a character. अब अगर बात ये है कि सोसाइटी पूरी तरीके से जिम्मेदार है सारी, तो उस कैरेक्टर को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए, फॉल्टलेस होना चाहिए, बिल्कुल जो ट्रेजिक फ्लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, सो दैट ही कैन असर्ट हिमसेल्फ। और इट इज नॉट ऑल्सो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ विच हैम्पर्स और विच प्रिवेंट्स अस टेकिंग द एक्शन
एक्शन अगेंस्ट द स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि सोशियोलॉजिकल, प्योरली सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और प्योरली साइकाइट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ उसको बैलेंस स्टेट में प्रेजेंट नहीं करते। ट्रेजेडी रिक्वायर्स द फाइनेस्ट एप्रिसिएशन बाय द राइटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट आर द कॉजेज व्हिच कंपेल अस टू एग्जामिन आवर लाइफ, एग्जामिन आवर सेल्फ डिग्निटी। तो कॉजेज क्या है और उनका इफेक्ट्स क्या है। जब राइटर उनको एग्जामिन करता है और प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, सो ही प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर इन अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ। इसलिए वो कह रहे हैं कि नो ट्रेजेडी कैन देयरफॉर कम अबाउट व्हेन द ऑथर फियर्स टू क्वेश्चन एब्सोल्युटली एवरीथिंग, व्हेन ही रिगार्ड्स any institution, habit or custom as being either everlasting, immutable or inevitable। So वो कह रहे हैं कि अगर वो राइटर हर चीज को क्वेश्चन करने में फेल हो जाए, वो जो सामने चैलेंजेस हैं कैरेक्टर की लाइफ में उनको क्वेश्चन करने में फेल हो जाए, या फिर अगर कैरेक्टर को ये लगने लगे कि उसकी डेस्टिनी इतनी बड़ी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, एंड देन ही फील्स डिफीटेड और ही एक्सेप्ट्स, तो कोई ट्रेजेडी फिर हो ही नहीं सकती। वही है कि अगर आप ये सोचने लगो कि सामने वाला ओपोनेंट है वो इतना बड़ा है कि उससे आप जीत ही नहीं सकते, डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल अनऑल्टरेबल है, तो फिर ट्रेजेडी होगी नहीं। ट्रेजेडी तब होती है जब कैरेक्टर को ये लगने लगे कि उम्मीद है, ही कैन ऑल्सो विन, फ्लॉज का एहसास होता तो शायद वो जीत भी जाए। लेकिन ट्रेजेडी कहां पे होती है, दैट ही कीप्स ऑन फाइटिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फ्लॉज दैट ही इज पोजिटिंग हिमसेल्फ बिफोर हिमसेल्फ। ग्रीक का एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्रीक जो राइटर्स थे उन्होंने उन ट्रेजेडी में क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की, जो ह्यूमन कैरेक्टर है। ह्यूमन कैरेक्टर वाज एबल टू चैलेंज गॉड्स इवन दो ही वाज डिफीटेड बाय द पावरफुल गॉड, लेकिन उस कैरेक्टर को ये लगा दैट ही कुड शेक द थ्रोन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। फॉर अ मोमेंट एवरीथिंग इज इन सस्पेंशन, नथिंग इज एक्सेप्टेड, एंड इन द स्केचिंग एंड टीयरिंग अपार्ट ऑफ द कॉस्मोस, the very action of so doing, the character gains the size। तो किसी भी कैरेक्टर को ये लगने लगता है that he is powerful, he has courage, and then courage is enough to make the opponent bow down। It has been also observed that the common man has also this kind of instinct in him, means some of the people are there who do not surrender before the fateful situation, they prefer fighting than dying as such। It is the idea that tragedy is of necessity allied to pessimism। Even the dictionary says nothing more about the word than that it means a story with a sad or unhappy ending। अब tragedy को जो लोग pessimism से जोड़ करके ले चलते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि this is sheer misconception। In truth the tragedy implies more optimism। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो ये और कहना चाहूंगा कि tragedy से ज्यादा optimism तो कहीं है ही नहीं। By evoking the emotions of pity and fear, tragedy क्या काम करती है, परगेशन का काम करती है। परगेशन की थ्योरी कैसे वर्क करती है कि जब हम जो परेशानी हमारी लाइफ में है उन परेशानियों का रिप्रेजेंटेशन हम जब स्टेज पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दैट वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, और हमारा वो एक एक्सप्रेशन अगर हम अपने उस परेशानी को एक्सप्रेस कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि दैट वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ। तो वो एक हल्कापन होना, वो सोल को रिलीव करना, वो एक जो सप्रेशन है सप्रेशन को रिलीज करना, वो जो पेंट अप फीलिंग्स हैं उसको रिलीज करना, तो वो क्या करती है, एक परगेशन का काम करती है, प्योरीफाई करती है, हमारी जो बीइंग पर्सनैलिटी को प्योरीफाई करती है। यानी कि एक मॉरल लेसन जब लेके आते हैं या लेसन लेके आते हैं तो पिटी एंड फियर वाला कि इफ वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग सो दिस कैन ऑल्सो हैपन इन आवर लाइफ, तो वो जो लेसन या फिर जो वो परगेशन प्योरिफिकेशन वो तो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उसमें पेसिमिज्म कहां से आ गया। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी इंप्लाइज मोर ऑप्टिमिज्म इन its author than does comedy, and in that its final result ought to be the reinforcement of onlookers' brightest opinions about the human animal। कि जब वो थिएटर से बाहर निकलते हैं या फिर जब वो फाइनली उस पूरे ड्रामा को पढ़ लेते हैं तब फाइनली उनके माइंड में क्या आती है कि दे आर एबल टू असेस देयर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो, दे हैव द रियलाइजेशन ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी। और ये तो ऑप्टिमिस्टिक हुआ, यानी एक ऑप्टिमिज्म लेकर के वहां से निकलते हैं। वो कह रहे कि अगर हम ये मान लें कि वो जो ट्रेजिक हीरो है वो ये समझ ले, ये रियलाइज कर ले कि अपनी राइटफुल पोजीशन है, उस राइटफुल पोजीशन को असर्ट करना है, रियलाइज करना है, क्लेम करना है, कैसे, एज अ पर्सनैलिटी,
और उसका जो स्ट्रगल है, एंड हिज स्ट्रगल मस्ट बी टोटल एंड विदाउट रिजर्वेशन। और अगर उसका जो स्ट्रगल है विदाउट रिजर्वेशन मतलब विदाउट लिमिटेशन, अगर उसमें कोई ट्रेजिक फ्लॉ नहीं है तब, तो फिर क्या होगा? इट ऑटोमेटिकली डिमोन्स्ट्रेट्स द इनडिस्ट्रक्टिबल विल ऑफ मैन टू अचीव हिज ह्यूमैनिटी। तो फिर ऐसा शो किया जाएगा कि मैन इज सुप्रीम, मैन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ही कैन नॉट बी डिफीटेड, वॉट एवर ही इंटेंड्स विल बी अचीव्ड एज सच, एंड ही इज नॉट गोइंग टू फेस ट्रेजेडी। फिर वो ट्रेजेडी तो होगी नहीं। ट्रेजेडी कहां पर है? जहां पर आप उस फाइट करने में लग जाते हो और विदाउट असेसिंग द ओपोनेंट एंड विदाउट असेसिंग योरसेल्फ ओनली, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। यहां पे तो फिर वो सुपर ह्यूमन वाली बात हो जाएगी। तो कह रहे ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा होता वो ट्रेजिक इमोशंस जो हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। द पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री मस्ट बी देयर इन ट्रेजेडी वेयर पैथोस रूल्स, वेयर पैथोस इज द फाइनली डिराइव्ड। A character has fought a battle he could not possibly have won. अब वो कह रहे हैं कि ट्रेजेडी कहां पॉसिबल है? क्योंकि उस कैरेक्टर को एक उम्मीद लगती है दैट ही कैन डिफीट द ओपोनेंट। वो जो ओपोनेंट है उसका, उसके ऊपर उसको जीत मिल सकती है। द पैथेटिक इज अचीव्ड व्हेन द प्रोटैगनिस्ट इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज विलिंगनेस, हिज इनसेंसिटिविटी और द वेरी एयर ही गिव्स ऑफ, इनकैपेबल ऑफ ग्रैपलिंग विद द मच सुपीरियर फोर्स। सो पैथोस ट्रूली इज द मोड ऑफ पैसिमिस्ट। सो अगर पैथोस की बात करें तो वो पैसिमिस्टिक हो सकता है जब राइटर को, जब उस कैरेक्टर को लग जाए कि नेगेटिविटी और पैसिमिज्म। लेकिन ट्रेजेडी इज नॉट अलाइड, इज नॉट एसोसिएटेड विद पैसिमिज्म। इतने सालों से मतलब वी हैव बीन प्रेजिंग द ट्रेजेडीज ऑफ एस्काइलस, यूरिपिडीज, सिनेका, एंड वी हैव बीन प्रेजिंग द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। वो क्यों? क्योंकि उनमें एक बैलेंस को प्रेजेंट किया हुआ है। ऑल दोज ट्रेजिक हीरोज वर प्रेजेंटेड बिफोर सम इंडिस्ट्रक्टिबल डेस्टिनी, बट दे कुड नॉट एक्सेप्ट देयर डिफीट। They kept on fighting, and in the scheme of things, they realized themselves and then they realized the opponent. They kept on fighting, even though in the end they ended their life or they met their tragedy. So वो उन सारी ट्रेजेडी में एक चीज है क्योंकि वो एक नाइसर बैलेंस जो है, जो पॉसिबल है, जो नहीं है, उसको उन्होंने रखा हुआ है। फिर लास्ट में वो कह रहे हैं कि आई थिंक दैट वी हु आर विदाउट किंग्स took up this bright thread of our history and followed it to the only place it can possibly lead in our time and heart and spirit of the average man. तो क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जहां पे अब ना तो किंग्स हैं, ना ही उस तरह के जो मैन ऑफ हाई रिप्यूट जिनको कि हम ट्रेजिक हीरो माने, उन ट्रेजेडी को रिफर करते हुए, एग्जाम्पल मानते हुए। तो अब हमारे सामने क्या है? कॉमन लोग हैं और ट्रेजेडी के साथ हमारे एक क्या है कि एक ऑप्टिमिज्म है। वी कैन प्रेजेंट अ कॉमन मैन एंड हिज इंस्टिंक्टिव डिजायर टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस और हिज इंस्टिंक्टिव डिजायर टू रिक्लेम हिज राइटफुल पोजीशन इन द सोसाइटी। उस ऑप्टिमिज्म के साथ उस कॉमन मैन की वो इंस्टिंक्टिव अर्ज है कि अपनी राइटफुल पोजीशन को वो असर्ट कर सकता है, इवन दो ही मीट्स हिज ट्रेजेडी। तो उस अर्ज को दिखाने में, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस ट्रेजेडी के थ्रू ये हमारे पास एक मौका है जो कि हम शो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आर्थर मिलर हैज ट्राइड इन हिज प्लेज। चाहे वो डेथ ऑफ द सेल्समैन हो या फिर ऑल माय सन्स हो, क्रूसिबल हो, इन सारे ड्रामाज में कॉमन मैन की ट्रेजेडी को उस तरीके से दिखाया है कि उनके सामने वो जो चैलेंज है, चैलेंज के सामने रुके नहीं। वो सोसाइटी और जो सिचुएशंस, उन सिचुएशंस के सामने वो रुके नहीं। दे एस्पायर्ड टू रिक्लेम देयर राइटफुल पोजीशन एंड इन दैट प्रोसेस दे मेट देयर ट्रेजेडी। रियल चीज क्या थी? उनका उस सिचुएशन से लड़ना, उस लड़ाई को उन्होंने अपने उन ड्रामाज में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इस ऐसे को लिखने के पीछे भी उनका यही रीजन था कि अपनी उस थियरी को, जिसको उन्होंने अप्लाई किया है अपने प्लेज में, दुनिया के सामने लाए बिफोर दे रिजेक्ट द प्लेज ऑफ आर्थर मिलर। और ये शो करने के लिए कि कॉमन मैन इज ऑल्सो वेरी सुटेबल कैरेक्टर फॉर बिकमिंग अ ट्रेजिक हीरो, और ट्रेजेडी को एक नई पर्सपेक्टिव और एक लाइफ देने के लिए ये उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप समझ सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई वॉज एबल टू मेक सम सेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसे। इसमें अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं रही, सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो
like and share this video, and if you are new to the channel, so make it as a point to subscribe to it. Thank you so much.